देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 3 दिनों के रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह के रूस दौरे को लेकर कई मायने बहुत खास हैं। वो न केवल रूस के द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे, बल्कि भारत की सामरिक और सैन्य स्थिति की मजबूती पर भी गंभीर बात होने वाली है। 100 सेकंड में ये जरूरी खबर आपको जरूर देखनी है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच किसी भी भारतीय नेता की ये पहली विदेश यात्रा है। राजनाथ का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब चीन लगातार सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। गलवान घाटी में बेगुनाह सैनिकों की हत्या कर वो देश को झकझोर चुका है। चीन ने सीमा में घुसकर भारत की संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश की। ऐसे में रूस के साथ भारत की दोस्ती और रक्षा नीति की गठजोड़ से चीन की बर्बादी का खाका तैयार होने जा रहा है। तीन दिन के दौरे पर रूस पहुंचे राजनाथ। सुखोई MiG-29 T-90 टैंक की सप्लाई पर फोकस। सबमरीन के लिए मशीनों की अर्जेंट सप्लाई पर जोर। भारत S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए रूस पर दबाव डाल सकता है। कोविड महामारी के चलते ये कई महीनों से अटकी है। माना जा रहा है कि कोरोना के चलते रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में दिसंबर 2021 तक देरी की। भारत पिछले साल ही इसके लिए रूस को $5.4 बिलियन का भुगतान कर चुका है। राजनाथ का ये दौरा चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प के 6 दिन बाद हो रहा है। 15 जून को हुई झड़प में गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के जर्मनी पर जीत के विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होंगे। रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, रूस की यात्रा के दौरान भारत रूस के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर बातचीत होगी। राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार भी गए हैं। राजनाथ अपनी यात्रा के दौरान चीन और भारत के सीमा तनाव पर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को जानकारी देंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह की चीनी अधिकारियों से मुलाकात नहीं होगी। इधर 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत चीन झड़प पर बड़े खुलासे हुए। सेना के कमांडर्स के साथ बैठक में चीन ने झड़प में सीओ की मौत की बात को पहली बार कबूला है। असल में उसके 53 सैनिकों की मौत हुई है, जिनकी मौत की बात चीन ने छिपाई है पूरी दुनिया से। 100 सेकंड में आप देखिए चीन के 53 सैनिकों की गर्दन तोड़ देने वाला बड़ा खुलासा। 15 जून की तारीख चीन कभी नहीं भूलेगा। गलवान घाटी की झड़प पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान के योद्धाओं ने झड़प में चीन के 53 सैनिकों को मारा था। गर्दन मरोड़े जाने से ज्यादातर चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। गर्दन की चोट के कारण दम घुटने से मरे थे चीनी सैनिक। भारतीय जाबाजों के हाथों चीन के 53 सैनिकों के शव गलवान में बिछे पड़े थे। इनमें से 52 के शव हॉस्पिटल से सीधे तिब्बत में दफना दिए गए। मरने वाले चीनी सैनिकों की उम्र 28 से 35 साल के बीच थी। सैनिकों के परिवार वालों को सिर्फ मौत की खबर दी गई। सैनिकों की मौत की खबर अलग अलग दिन बताई गई। सभी की तैनाती भी अलग अलग जगह दिखाई गई। चीन ने ये सब इसीलिए किया ताकि किसी को शक न हो कि जिस चमगादड़ खोर फौज के झूठे गुमान में चीनी रहते हैं, उसकी औकात जमाने को पता न चल जाए। गलवान घाटी में चीन का एक कमांडर भी मारा गया। चीन ने सिर्फ कमांडर के परिवार को ही शव सौंपा। कमांडर की मौत गलवान में हुई झड़प में बताई गई। मारे गए सैनिकों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 2.5 लाख युआन दिए गए। एलएसी पर हुई झड़प में चीन लगातार अपने सैनिकों की मौत से इनकार करता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के जाबाजों ने गलवान घाटी को चीनी चंडालों का कब्रिस्तान बना दिया था। एक एक जवान ने कई चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। 53 सैनिकों की मौत से चीन में मातम पसरा है। गलवान की बलवान यानी भारतीय फौज ने चीन की हेकड़ी को चकनाचूर कर दिया था। धोखे से हमले के बाद गलवान घाटी में 4 घंटे तक हाथापाई हुई। हमारे करीब 100 जवान थे, वहीं चीन के 400 से 450 सैनिक थे। बावजूद इसके हिंदुस्तान के योद्धाओं ने चीनी सैनिकों को जमकर पीटा। कई चीनियों की गर्दन तो कईयों की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। 3 फील्ड रेजिमेंट ने चीन के एक कर्नल को जिंदा पकड़ा था। सूत्रों के मुताबिक झड़प में चीन के 53 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन इससे लगातार इनकार करता रहा है। पर चीन के इस छल, कपट और पाप का खुलासा TV9 भारतवर्ष ने कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे से चीन तिलमिला उठा है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए जिनपिंग की गीदड़ भभकी एक बार फिर से सामने आई है। चीन की तिलमिलाहट की वजह क्या है? चीन आखिर क्यों इतना डरा हुआ है? 100 सेकंड में आप देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे से चीन बौखला गया है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार की गीदड़ भभकी सामने आई है। ड्रैगन की बौखलाहट, तिलमिलाहट, घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कायरता की स्याही से धमकी भरा आर्टिकल लिखा है। जिनपिंग का प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि रूस अमेरिका भी भारत के काम नहीं आएंगे। चीन ने 1962 में भी रूस अमेरिका की परवाह नहीं की थी।
चीन की ये गीदड़ भभकी उसका डर जताती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लातों का भूत कभी बातों से नहीं मानता। फिर चीन के सिर पर तो युद्ध का भूत सवार है। इस भूत का इलाज भारतीय शूरवीर वैसे तो अकेले ही करने का दम रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 3 और सबसे भरोसेमंद दोस्तों ने खुद ही भारतीय सेना के साथ आकर चीन की चीख और चित्कार निकालने पर मजबूर कर दिया। जिनपिंग और उनकी कायर सरकार में दहशत फैल गई है। LAC पर टैंक और तोप दागने वाली चीनी सेना की नेवी नीले समंदर में भीगी बिल्ली बनकर छिप गई है। फैंटास्टिक 4 के समंदर में उतरते ही चीन की नौसेना में खौफ भर चुका है। डरना बनता भी है, क्योंकि बाहुबली इंडियन नेवी के साथ जिन 3 देशों ने जुगलबंदी की है वो सब सुपर पावर हैं। ऐसे महाबली जिनके एक बार से ही चीनी सेना का दम उखड़ जाएगा। क्वाड के स्क्वाड में कौन कौन है ये भी देखिए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन 4 देशों ने एशिया प्रशांत महासागर में युद्ध के लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम से एक समझौता किया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्वाड कहते हैं। क्वाड की पहल जापान ने की थी, क्योंकि समुद्री वॉर जोन में चीनी चालबाजियों से परेशान होने वाला जापान पहला देश था। ड्रैगन की युद्ध वाली सनक को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने क्वाड की अपील की, जिस पर साल 2012 में चारों देशों ने मुहर लगाकर ड्रैगन की दादागिरी पर विराम लगा दिया था। और अब यही क्वाड ड्रैगन की गर्दन मरोड़कर उसे मौत के घाट उतार देगा। और इस बीच 100 सेकंड में बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के खुलासे से चीन तिलमिला उठा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर का ट्वीट। चीनी सैनिकों की मौत पर एक बार फिर से झूठ बोला गया है। हमारे सैनिकों की मौत की संख्या गलत है, ये बात चीनी मीडिया की तरफ से कही गई है। 53 चीनी सैनिकों की मौत की खबर पर ट्वीट किया गया है। तो चीनी सैनिकों की 53 मौत की खबर अभी हमने जो आपको बताई भी, किस तरह से भारतीय सैनिकों ने 53 सैनिकों की गर्दन को मरोड़ा और उन्हें मौत के घाट उतारा। इस पर चीन के मीडिया हाउस की तरफ से ट्वीट किया गया है। यह बताया गया है कि यह खबर गलत है। तो चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स, चीन का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की तरफ से यह ट्वीट सामने आया। TV9 भारतवर्ष के खुलासे के बाद TV9 भारतवर्ष ने जो चीन के 53 सैनिकों की मौत की खबर आपको दिखाई, इसके बाद चीन किस तरह से तिलमिलाया हुआ है वो इस खबर से, इस ट्वीट से पक्का होता है। रुख कर रहे हैं अगली खबर का। लद्दाख में जारी तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। चीन ने POK के स्कार्दू एयरबेस पर फाइटर प्लेन को तैनात कर दिया है। यहां पर चीन ने बड़ी तादाद में फाइटर प्लेन्स को तैनात किया है। गलवान घाटी में जो तनाव इस वक्त जारी है, इन सब के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC और LOC दोनों ओर से टेंशन बढ़ाना चाहता है चालबाज चीन। तो चीन की जरा हरकत को आप देखिए। गलवान विवाद के बीच एक तरफ चीन है जो कि ये पूरी दुनिया मैसेज दे रहा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। आप देखिए, कल ही मोल्डो में 12 घंटे तक बातचीत हुई है। कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। इसके पहले भी सैन्य स्तर पर बातचीत हुई है और आज विदेश मंत्री स्तर पर वर्चुअल मीटिंग होने वाली है और इसमें रूस के विदेश मंत्री भी शामिल रहेंगे। त्रिपक्षीय बातचीत होगी। और वहीं दूसरी तरफ चीन की चालबाजी को आप इस खबर से समझिए कि POK में स्कार्दू एयरबेस पर अपने फाइटर प्लेन्स को चीन ने तैनात कर दिया है। और आप इससे समझ सकते हैं कि चीन की आखिर मंशा क्या है। इधर गलवान घाटी में चीन से मिले विश्वासघात के बाद भारत ने सरहद के आखिरी छोर तक सड़कें बनाने की तैयारियां और तेज कर दी हैं। गृह मंत्रालय में कल भारत चीन बॉर्डर पर निर्माण कार्यों को लेकर काफी अहम बैठक हुई। 100 सेकंड में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। गलवान घाटी में चीन से मिले धोखे के बाद भारत ने अब फैसला किया है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और इसके लिए LAC के सभी इलाकों में बिजली, पानी और सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। जी हां, मंत्रालय ने चीन से लगते हुए सीमा के इलाके में फेज 2 के निर्माण कार्यों को लेकर एक बेहद अहम बैठक की। चीन से लगते सरहदी इलाकों में निर्माण कार्यों पर बैठक, बिजली, पानी और सड़क के निर्माण पर हुई चर्चा। गृह मंत्रालय में सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट की अध्यक्षता में बैठक। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ITBP, CPWD और गृह मंत्रालय के अफसर मौजूद। गृह मंत्रालय में एक सप्ताह में हुई दूसरी अहम बैठक। बॉर्डर इलाकों में 32 सड़कों का काम जल्द पूरा होगा। केंद्र सरकार ने इलाकों के लिए बनाई खास योजना। भारत चीन बॉर्डर पर कुल 73 सड़कें बनाई जानी हैं। इनमें से 12 पर CPWD काम कर रहा है। 61 दिनों से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम काम कर रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक लद्दाख रीजन में 3 प्रमुख रास्तों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। भारत चीन विवाद के बाद गृह मंत्रालय ने सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट की अध्यक्षता में अहम बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ICBR फेज 2 यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड पर दूसरे चरण के काम में 32 सड़कों का निर्माण होना है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण कार्य को सारी एजेंसियों के सहयोग से और रफ्तार दी जाएगी। सड़कों के निर्माण
निर्माण के साथ साथ सरकार ने इन इलाकों के गांवों के विकास के लिए भी खास प्लान बनाया है। अब सीमावर्ती गांवों में भी बिजली, रोजगार के साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। साफ है कि सरकार जहां एक ओर इस इलाके में धोखेबाज चीन की हरकतों से निपट रही है, वहीं सरहदों पर सुरक्षित पहुंचने के लिए सड़कों के काम को भी रफ्तार दे रही है। तो एक तरफ एलएसी पर तनाव तो बरकरार है, लेकिन वहीं अगर देश के भीतर बात की जाए तो देश के भीतर चीन को लेकर लोगों में जबरदस्त इस वक्त उबाल है, जबरदस्त गुस्सा है। इन सब के बीच हाल ही में चीन से हुए 5000 करोड़ की डील को महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने होल्ड पर डाल दिया है और आगे का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है। 100 सेकंड में आप देखिए चीन की चाल पर नकेल कसने के लिए अघाड़ी सरकार का करारा प्रहार। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के बाद मैग्नेटिक महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 5000 करोड़ की 3 चीनी कंपनियों की डील को होल्ड कर दिया। ये एमओयू 15 जून को हुए थे, जिस रात चीन ने भारतीय जवानों पर कायराना हमले किए थे। ग्रेट वॉल मोटर्स ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने का करार किया गया है, जिसमें पुणे के तलेगांव में फैक्ट्री लगाने और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3770 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट करेगी। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी PMI इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सोल्यूशन, जो फोटोन नामक कंपनी के साथ पुणे के तालेगांव में फैक्ट्री लगाने का करार किया गया। कंपनी 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। तीसरी कंपनी है हिंगली इंजीनियरिंग, जिसके साथ पुणे के तलेगांव में ही 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का करार हुआ। शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय पॉलिसी लानी चाहिए। हमारे वीर जवानों को जान गंवानी पड़ी, शहीद हुए, और फिर भी अगर हम चाइना से इस प्रकार से व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो इस बारे में एक नेशनल पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए। अगर आज हमने ये फैसला नहीं लिया और हम हमारी आत्मनिर्भरता को खोएंगे तो हम शायद कभी नहीं जा सकेंगे। चाइना से हम ही माल मंगाते और हम समझते हो सस्ता आता है, बट हमारा मास प्रोडक्शन वो करते हैं, इसलिए वहाँ से माल सस्ता आता है। यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होएगा, हम हमारे तरीके चल जाएंगे, ठीक है, शायद 1 साल तकलीफ होगी, 1 साल तकलीफ होगी। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार के निर्देश का इंतजार करना होगा। और वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली को 277 करोड़ रुपए मेडिकल इक्विपमेंट की खरीदारी के लिए देने का फैसला लिया गया है। 100 सेकंड में आप देखिए महामारी की चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्र सरकार की यह बड़ी पहल। राजधानी दिल्ली महाराष्ट्र के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित है। हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को 277 करोड़ रुपए की मदद देने की बात की। इससे दिल्ली को मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में मदद मिलेगी। मेडिकल एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी तक दिल्ली में 431 वेंटिलेटर्स है। अभी एडिशनल 5500 वेंटिलेटर्स दिल्ली के लिए नए वेंटिलेटर्स लाने के लिए भी भारत सरकार निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से संक्रमण को रोकने के उपाय किए जाने के साथ साथ अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की मृत्यु से जुड़ी सभी जानकारी केंद्र से साझा की जाए। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 19 जून 13,074 टेस्ट किए गए, जिसमें 3,137 पॉजिटिव केस आए और मृतकों की संख्या 66 रही। 20 जून को 17,533 टेस्ट किए गए, 3,630 पॉजिटिव केस आए और मृतकों की संख्या 77 रही। 21 जून को 18,105 टेस्ट किए गए, 3,000 पॉजिटिव केस आए और मृतकों की संख्या 63 रही। कोरोना काफ़ी फैला हुआ है और जनता के साथ मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके हम इसे काबू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जिन लोगों को कोरोना हो जाए उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हर दिन लगभग 3000 कोरोना संक्रमण के केस हो रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल 460 एम्बुलेंस हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी संख्या बढ़ने का आश्वासन दिया है। इधर पतंजलि आज कोरोना को लेकर बनाई गई अपनी दवा के क्लिनिकल ट्रायल की जानकारी जारी करेगा। आज हरिद्वार के कार्यक्रम में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इसका ऐलान करेंगे। आज बड़ा दिन होने वाला है, लेकिन बाबा रामदेव ने इस दवाई के बारे में सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के कार्यक्रम में देश को जानकारी दी थी।
100 सेकंड में ये जरूरी खबर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप देखिए। तो वो कोरोनिल उस दवा का नाम है और स्वासारिया, 2 ही दवाइयां हैं तो मिल जाएंगी। आज बाबा रामदेव कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा लॉन्च करेंगे। इस दवा को पतंजलि ने तैयार किया है। लॉन्च के मौके पर बाबा रामदेव के साथ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने इस संबंध में एक फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी शेयर की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि ये कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक औषधि है जिसका संपूर्ण साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ दोपहर 12 बजे लॉन्चिंग होगी। हालांकि इस कोरोना नाशक दवाई के बारे में बाबा रामदेव TV9 भारतवर्ष कार्यक्रम में सबसे पहले देश को बता चुके हैं। लगभग 1 से 2 सप्ताह के भीतर ही पूरे देश को ये दवाई भी उपलब्ध हो जाएगी। बाबा रामदेव जी, उस दवा का नाम क्या है? दवा का नाम क्या है? पूरा का पूरा उसका व्यवस्था भी पूरी कर दी उसके उपलब्ध कराने। वो अभी उपलब्ध नहीं है, होगी अभी लोग नहीं तो फिर कपड़े फाड़ने लगता, अभी दवाई भिजवा दो। तो वो कोरोनिल उस दवा का नाम है और स्वासारिया, 2 ही दवाइयां हैं तो मिल जाएंगी। चिंता मत करो जब तक वो नहीं मिल रही है। और जो अपने आप को प्रिवेंटिव के तौर पर और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए जो हमने पहले दिया हुआ है श्वासारी, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, उसका सेवन करते हैं। जानकारी के मुताबिक इस दवा को बनाने के लिए पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ने मिलकर रिसर्च की है। वहीं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्या फार्मेसी मिलकर इस दवा को बनाने का काम कर रही हैं। आज पतंजलि की इस दवाई की पूरी जानकारी बाबा रामदेव देश के सामने रखेंगे। इस मौके पर ट्रायल में शामिल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद रहेगी। तो वाकई में आज पूरी दुनिया भी देखेगी कि आखिर आयुर्वेद में कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी ताकत है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ ओडिशा की जगन्नाथ यात्रा को निकालने की मंजूरी दे दी है। कॉलरा और प्लेग के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर मुख्य मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर गुडिंचा मंदिर जाएंगे। 100 सेकंड में आप देखिए, कोरोना पर भारी पड़ेगी आस्था की यात्रा। भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा पुरी में कुछ निर्देशों के साथ निकलेगी, लेकिन एहतियात के साथ। रथ यात्रा तो होगी, लेकिन इसमें पहले जैसी भीड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इससे श्रद्धालुओं में खुशी है। गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले के बाद ट्वीट में इसे सुखद फैसला बताया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। महाप्रभु को पवित्र रथ यात्रा उत्तम परिचालना पाई राज्य सरकार को 3 जन मंत्री को पुरी रे कैंप करबा पाई मु निर्देश देउछि। रथ यात्रा में राज्य सरकार को केंद्र सरकार सहायता करेगी। एक नजर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड यात्रा के दौरान बंद रहेंगे। अन्य दिनों में पूरी शहर में कर्फ्यू लगा सकती है सरकार। कर्फ्यू के दौरान घर या होटल से बाहर आने की अनुमति नहीं। प्रत्येक रथ 500 से अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं खींचा जाएगा। रथ यात्रा में शामिल हर व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा। नेगेटिव पाए जाने पर ही रथ खींचने की अनुमति। 2 रथों के बीच 1 घंटे का अंतराल होगा। रथ खींचने में लगे लोग रथ यात्रा के दौरान और बाद में दूरी बनाए रखेंगे। पुरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो आज निकलने वाली रथ यात्रा के समय कोविड-19 महामारी की वजह से अपने घरों से बाहर न निकले। सोमवार की रात 8 बजे से जारी कर्फ्यू बुधवार की दोपहर 2 बजे तक लगा रहेगा। हम सब लोग को हमें अपील करूँ कि ये यात्रा आनंद नियंतु अपन घरे टीवी चैनल ये यात्रा आनंद नेबा पाई। 9 दिन की इस यात्रा उत्सव में सुरक्षा के लिए पुलिस बल की 50 से ज्यादा कंपनियां तैनात की जा रही हैं। पुरी के सभी एंट्री गेट को सील कर दिया गया है। और अब मध्य प्रदेश से है आपके रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नदी में नहाने गए 4 बच्चे अचानक से नदी में फंस गए। 100 सेकंड में आप देखिए, अचानक नदी में तेज बहाव आने से नदी के बीचों बीच फंसे बच्चों का लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी की तेज धार में हाय तौबा मची है। हाय तौबा 4 जिंदगियों को बचाने की। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिंगरौली की हैं, जहां जरहान के मयार नदी में नहाने गए 4 बच्चे अचानक नदी में फंस गए। खबर फैलते ही गांव के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को खबर की, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी आई। तब तक गांव के लोग अपने स्तर से बच्चों को बचाने की जुगत में लगे थे। नदी के पानी की तेज धार देखिए, चौड़ाई देखिए, डरा रही है।
पानी का वेग इतना है कि जो भी पानी की चपेट में आएगा वो न जाने कहां चला जाएगा। नदी के किनारे की मिट्टी के कटाव की स्थिति बता रही है नदी कितनी विकराल होती जा रही है। बरसात की वजह से जलस्तर काफी बढ़ चुका है। अचानक नदी में तेज पानी आने से बच्चे फंस गए हैं, लेकिन बच्चों ने सूझबूझ दिखाई और चारों एक चट्टान के ऊपर चढ़ गए, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण जुटे और बच्चों को बचा लिया गया। बरसाती नदी के कहर की ये बानगी भर है। बरसात शुरू होने वाली है, ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो बच्चों को नदी से दूर रखें ताकि जानमाल के नुकसान को रोका जा सके। हादसे की ये तस्वीरें चेतावनी दे रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे रहने वालों के लिए ये खबर सचेत कर रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।